फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के विषय में जानेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हो जो साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है, ठीक है, वो किसने दी है? आपके सिगमंड फ्रायड ने दी है। तो आज हम सिगमंड फ्रायड की विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि आपको आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम अगर दिया होगा तो आपने देखा होगा कुछ रक्षात्मक युक्तियों से संबंधित एक दो प्रश्न मैंने देखे थे। ठीक है, तो एक प्रश्न आए या दो प्रश्न आए हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। ओके, तो हम उन सारी चीज़ों की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे आपकी फ्रायड की थ्योरी के साथ साथ। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कि कुसुमायोजन के तत्व क्या होते हैं। ओके, और यहाँ पर ये सुरक्षात्मक युक्तियाँ आ गई, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपने ये देखो, दमन आ गया, समन आ गया, इस तरीके के कुछ प्रश्न, आत्मीकरण, हाँ ये आत्मीकरण तादात्मीकरण से प्रश्न बने थे। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास है, ये प्रतिस्थापन क्या होता है, प्रतिगमन क्या होता है, ये जो टर्मोलॉजी कुछ होती है ना जो हमें बहुत परेशान करती है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। एक बार इसलिए दिखा दिया क्योंकि लास्ट में जो है ना आप लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हो, मतलब लास्ट तक आप लोग देखते ही नहीं हो वीडियो को। ठीक है, तो क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे? तो ज़रूर भाई, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिकल थ्योरी के विषय में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने आपको थॉर्नडाइक की वीडियो दी थी तो थॉर्नडाइक की वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेम सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ बच्चों के कमेंट ये आए थे कि मैम थ्योरीज कंप्लीट करा दीजिए, तो उन्हीं लोगों को मद्देनज़र हम लेकर आए हैं इस क्लास को, नहीं तो उस क्लास ने मुझे बहुत ज़्यादा। ओके, तो हम लोग आई थिंक किसकी चर्चा कर रहे थे, एक्चुअली बीच में बच्ची आ गई। ठीक है, मेरी बिटिया रानी, तो कोई नहीं, हम लोग बात कर रहे थे, आई थिंक मैं ये बोल रही थी कि कुछ थॉर्नडाइक का हम लोग क्लास जो था लास्ट टाइम किए थे, तो उसमें जो था आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं किया, बट फिर भी जो कमेंट थे उस आधार पर हम ये आपको मतलब थ्योरी लेकर आए हैं, और आगे भी हम थ्योरी एक दो दिन के गैप से सारी करा देंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। एग्जाम क्या इसी महीने हो जाएंगी कंप्लीट। ठीक है, लेकिन ये है कि बीच में प्रैक्टिस कराना जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा बच्चे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया, और ये निवासी कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, आपको पता होगा पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो वो स्विट्जरलैंड मतलब स्विस वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था। और अगर हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की, तो हमने बताया था वो अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, अमेरिका के निवासी थे। तो ऐसे ही आपको ये भी याद रखना है कि सिगमंड फ्रायड कौन थे? ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। खासतौर से अगर बात किया जाए तो एक तरीके के ये पागलों के डॉक्टर थे। ठीक है, पागलों के डॉक्टर थे, इसीलिए उन्होंने पागलपंती वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा उस पर फोकस किया, लेकिन कोई नहीं, हमें तो वही थ्योरी है पढ़नी है। ओके, तो इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। तो जैसे पूछा जाता है पियाजे ने क्या किया है, तो संज्ञानात्मक विकास को दिया है, तो इन्होंने किसका विश्लेषण किया? मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया है। ठीक है, तो ये आपको इतना याद हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने 3 टाइप के मन बताए हैं। कितने टाइप के मन बताए हैं? 3 टाइप के मन बताए हैं, नोट कर लेना। एक बताया इन्होंने चेतन मन, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा होता है अर्धचेतन मन, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और तीसरा होता है अचेतन मन, जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत रखते हैं। जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन, ये 10% पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क का। मतलब हम मान सकते हैं ये वो वाला पार्ट है जो हम जिससे गुजर रहे हैं। हम इस समय क्या कर रहे हैं, हमें पता है, हम पढ़ा रहे हैं, आपको पता है आप पढ़ रहे हो, तो ये मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेट करता है, तो ये मात्र 10% होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट में आप क्रियाकलाप कर रहे हो, आप मेरे विषय में अभी कुछ भी सोच रहे हो, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, जो भी चीज़ आप फील कर रहे हो ना, ये सब क्या है? आपके चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। मतलब अगर पूछा जाए कि कौन सा आपके जो ये फ्रॉइड महोदय हैं, उनका कौन सा जो मन है प्रेजेंट में जीता है, ठीक है, या वर्तमान में चलता है, तो वो आपका कौन सा है? चेतन मन है। ठीक है, 10% हिस्सा यही होता है। ओके, कहीं कहीं बुक में ये दोनों सेम दिए हैं, मतलब ये कि ये दोनों को मिलाकर 90% बताया गया है, और कहीं कहीं खाली अनकॉन्शियस माइंड को ही बताया गया कि 90% यही होता है। लेकिन अर्धचेतन होता क्या? पढ़ना तो जरूरी है कि सब कॉन्शियस माइंड हम किसे कहते हैं। इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम याद करने पर चीज़ें याद आ सकती हैं। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं
कल मैंने कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो एक बार को आपको थोड़ा झटका लगेगा कि मैम ने कल टॉपिक क्यों पढ़ाया था, क्योंकि कल तो मैंने प्रैक्टिस कराई थी, है ना, प्रैक्टिस मिक्स थी वो। तो इस तरीके से जो चीज़ें आपको एकदम याद नहीं, लेकिन आपको थोड़ा याद करके, अरे मैम ने कल प्रैक्टिस सेट कराया था, ठीक है, एकदम याद आ जाएगा आपको। लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा, एकदम से आप नहीं बता पाओगे, ऐसा होता है भाई, बाई चांस की बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ पूछ ली जाए जो तुरंत आपको याद ना आए, लेकिन थोड़ी देर में आपको याद आ जाए, उसे हम कहते हैं अर्धचेतन मन, ठीक है। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम थोड़ा प्रेशर डालें तो हमें याद आ जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जो 90%। इसमें अभी मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आपका जो 2022 में पेपर हुआ था, तो जिन भी बच्चों ने दिया था उनका सेंटर किस स्कूल में गया था, ठीक है, क्या आपको याद आएगा? बहुत कम याद आएगा, बहुत ही, मुझे तो नहीं लग रहा है कि 22 का, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा प्रश्न कोई मुझसे पूछ सकता है। तो शायद अगर आपको याद हो तो कमेंट कर देना। लेकिन समझने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्या होते हैं, भूल चुके होते हैं, ओके, हम भूल चुके होते हैं। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आती हैं, ठीक है। इनमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती हैं। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपका जो भाई 22 का जो टीजीटी पीजीटी का पेपर था, उसमें आपका रोल नंबर क्या था, क्या किसी को याद होगा? नहीं याद होगा, ठीक है। 10th का नंबर, 12th का नंबर भी मुझे बहुत समय तक याद था। इनफैक्ट मैं कहूँ अभी तक मुझे अभी थोड़ा याद, 5,20,000 कुछ करके मेरा 12th का नंबर था, लेकिन पूरा अभी मुझे याद एकदम से नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर अभी बोलूँगी, जो कि मैं एक बार को देख भी आती, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ थी कि मुझे बहुत दिनों तक पता नहीं क्यों रट गया था, याद था 10th का भी याद था, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ 1 आध साल से, जब से मैं इन चीज़ों में बहुत अच्छे से घुस गई हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें नहीं याद रहती, मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रही हूँ, वो हमारा अचेतन मन होता है। तो ये कितने मन दिए हैं फ्रॉइड ने पूछा जाए तो 3 मन दिए हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। आगे हम बात करते हैं, फ्रॉइड ने व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को कितने भागों में बांटा है। तो इन्होंने व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा है, मन को भी 3 भागों में बांटा है और व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हो ईड, ईगो, सुपर ईगो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये 3 जो व्यक्तित्व बताए हैं फ्रॉइड महोदय ने, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। इड को हिंदी में इदम कहते हैं और इसमें व्यक्तित्व की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जो जैसे कि भूख है, प्यास है, सेक्स है, जिसको सेटिस्फाइड करना होता है, और ये सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। मतलब अगर आपको भूख लगी है, अगर आपके पास खाने को नहीं है और सामने बेशक कोई भिखारी खड़ा है, ठीक है, जिसको खुद मुश्किल से खाना मिला है, लेकिन आप क्या हो, आप नहीं सोचोगे इस विषय में कि भाई वो ऑलरेडी मतलब मुझसे गरीब है या कुछ भी है, लेकिन आप उसका खाना छीन कर खा लोगे, समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो आप खाना छीन कर उसका खा लोगे, ठीक है। आप जानते हो रेप केसेस होते हैं, क्यों होते हैं? वो यही इच्छा होती, इड होता है, क्यों? आपने और किस किस तरीके से, अभी आपको बंगाल वाला केस कोई नहीं भूला होगा, डॉक्टर मौमिता वाला, सबको याद होगा। क्या था ये? इड था। उसके आगे उसने कुछ सोचा ही नहीं, ना समाज के विषय में सोचा, ना नैतिकता के विषय में सोचा, ना ये सोचा कि इस लड़की पर क्या इसको दर्द हो रहा होगा, ठीक है, कितनी बुरी तरीके से उसके साथ बदतमीजी की। अरे तुझे करना ही था तो नॉर्मल कर लेता, ठीक है, बेहोश करके कुछ भी, मतलब कम से कम उसकी जान तो एथलीट बच जाती, या फिर कम से कम उसकी जो बुरी मौत की वो तो मौत नहीं होती, ठीक है। तो क्या है ये ईड है आपका, समझ सकते हो इस चीज़ को। जहाँ पर अनैतिकता वाली भावना आ जाए, नैतिक मूल्यों को भूल जाए व्यक्ति, उसे हम ईड कहते हैं, ठीक है। ईगो क्या है? ईगो इस ईड को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये जो करने का काम है ना, ये प्लानिंग, ये काम करता है, ठीक है। ईगो क्या करता है? प्लानिंग करता है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, चोरी करनी है तो कैसे करनी है, किस टाइम करनी है, तो ये सब प्लानिंग करता है, ठीक है। तो ये आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की चिंता करता है, ठीक है। मतलब ये एक बार को परिणाम की चिंता करता है, लेकिन फिर भी इसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी करता है करने के लिए। अगर यही यहाँ पर ये कह दे कि नहीं ये गलत है, तो वो चीज़ चिंता कर रहे हो तो पॉजिटिव कर लो,
ठीक है, निगेटिव ना करे अगर तो ये नौबत ही ना आए। लेकिन ये क्या करता है, ईगो क्या होता है, ये क्या करता है, ये योजना बनाता है कोई भी काम को करने के लिए, ठीक है, ये योजना बनाता है। ओके, परा अहम क्या है, सुपर ईगो, ये समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना या झूठ ना बोलना, ठीक है, ये मतलब कोई भी काम नहीं करेगा। मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं सुपर ईगो मतलब एक बहुत ही अच्छा आचरण है, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तो राक्षस प्रजाति है भाई, पहली वाली आपको दिख ही रही तो राक्षस प्रजाति है। ओके, लेकिन ये जो है आपका बहुत अच्छा माना जाता है पराअहम। लेकिन अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। ये वो लोग होते हैं, ठीक है, ये वो लोग होते हैं कि अगर पति में से अगर पति इस तरीके का है तो पत्नी का भी रहना मुश्किल हो जाएगा, और पत्नी इस तरीके की है तो पति का रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि समाज में क्या होता है ना, बैलेंसिंग हर चीज़ में चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर भी लोग आपका फ़ायदा उठाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 तरीके की इन्होंने जो है बताए हैं, तो इनको आपको याद रखना है। मतलब व्यक्तित्व 3 तरीके की बताएं, पर्सनालिटी, ठीक है। तो 3 पर्सनालिटी हो गई, ध्यान रखिएगा, और 3 तरीके के मन बताए हैं। तो मनोलैंगिक विकास की अगर हम बात करें, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करें, तो इन्होंने इसकी 5 स्टेजेस भी बताई हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं मनोलैंगिक विकास की, 5 अवस्थाएं बताई हैं फ्रॉइड महोदय ने, ठीक है। सबसे पहले आपकी मुख्य अवस्था, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ये अवस्थाएं। मुख्य अवस्था जिसे हम ओरल स्टेज कहते हैं, 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा होंठ है, जीभ है, ठीक है, जीभ द्वारा चूस कर दबा कर आनंद प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे बच्चे को फीड कराना कहते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके न्यूट्रिशन के लिए वर्क करता है, सो करता है। ये डिज़ायर है बच्चे की, इस समय की डिज़ायर, ये कोई निगेटिव चीज़ें नहीं है, ये इस समय की डिज़ायर है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में भूमिका का निर्वाह करती हैं, ठीक है। इनके माध्यम से कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट हो रहा है उन अंगों का। ओके, तो मुख्य अवस्था 0 से 2 वर्ष, ओरल स्टेज 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें बच्चा जो भी है चूस कर, दबा कर, माँ का फीड करके, ठीक है, अपने हाथों को चूस कर, ये सारी चीज़ें करके क्या करता है, यहाँ पर ये आनंद की प्राप्ति करता है, ठीक है। एनल स्टेज में क्या होता है, गुदीय अवस्था में क्या होता है, ये एनल स्टेज 2 से 3 वर्ष की मानी जाती है। इसमें बच्चा क्या होता है, टॉयलेट या मल त्याग करके आनंद प्राप्त करता है। कई बार आप देखते होंगे बच्चे जो है क्या होता है, कहेंगे मुझे पॉटी आई है, बट आप उन्हें कराओगे तो वो नहीं करते हैं, बहुत लंबा समय तक आप वेट करते रहोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं उससे रिलैक्सेशन मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं उससे आराम मिल रहा है। तो एनल स्टेज जो है 2 से 3 वर्ष की होती है। और आपकी ओरल स्टेज 0 से 2 वर्ष, ओरल स्टेज में मुँह से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, चूसना वगैरह हो रहा है। और एनल स्टेज में मतलब गुदी अवस्था, वो अपने प्राइवेट पार्ट का प्रयोग यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं उत्तर लैंगिक अवस्था की, जिसको हम कहते हैं फॉलिक स्टेज, 3 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। ओके, बालक का संतुष्टिकरण यहाँ पर जननांगों पर केंद्रित हो जाता है। फ्रॉइड के अनुसार बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करते हैं और उसे दूसरे में बांटना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये कैसा हो गया, विषम लिंगी प्रेम जो है यहाँ पर उमड़ता है, ठीक है। विषम लिंगी मतलब लड़की पिता के प्रति आकर्षित है और बेटा जो है माँ के प्रति आकर्षित है, तो क्या विषम लिंगी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी जो इलेक्ट्रा और ऑडिपस जो ग्रंथि एक्टिव होती है वो यहीं पर होती है, ठीक है। तो उत्तर लैंगिक अवस्था में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इलेक्ट्रा ऑडिपस ग्रंथि किस अवस्था से संबंधित है, तो ये फॉलिक स्टेज 3 से 5 वर्ष की अवस्था से संबंधित है। ओके, लेकिन आपको पता है ये स्टेज तो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से किशोरावस्था में या फिर देखने को मिलती है, तो इस वजह से इनकी डेट में थोड़ा अपवाद भी है। कहीं कहीं ये स्टेज बाल्यावस्था में मानी जाती है और कहीं कहीं ये किशोरावस्था में मानी जाती है। तो अब ये बुक में ही चीज़ें एक जगह स्थिर नहीं है, तो हम इसको विषय में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ये चीज़ें दी गई हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इतना आपको समझ में आ गया है कि अपना प्यार बांटना नहीं चाहते, मतलब लड़का है माँ से प्रेम करता है और लड़की है जो पिता से प्रेम करती है। बात करते हैं जो अभी हम समझा रहे थे उसको थोड़ा डिटेल में, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस ग्रंथि जो है किसमें पाई जाती है, ये याद रखिएगा, जो है लड़के में पाई जाती है ऑडिपस, ठीक है। इसमें क्या होता है, लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले। तो ये ऑडिपस का कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से फ्रॉइड ने, हमने बताया ये पागलों के डॉक्टर थे, तो हो सकता है इस तरीके का कोई पागल इनके पास आया हो, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है, तो एक राजा थे
ठीक है। राजा थे जिनका नाम था ऑडिपस, ठीक है, राजा थे ऑडिपस नाम था जिनका। इन्हें अपनी माँ से इतना प्रेम हो गया कि इन्होंने अपनी पिता की ही मृत्यु कर दी, ठीक है, और पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ से विवाह कर लिया। ओके, हालांकि लास्ट में ये भी हुआ कि फिर इन्हें बहुत ज़्यादा अपने आप से, जब इनमें मैच्योरिटी आई, समझ आई, या जो भी है, एक समय बाद होता है ना आदमी जब बहुत ज़्यादा नैतिकता की ओर चला जाता है बुढ़ापे में, तब इन्हें वैल्यूज़ वगैरह इनके अंदर जगे, तो इन्हें इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप से घृणा भी हुई। लेकिन वो एक एज ऐसी थी कि जो ये कंट्रोल नहीं कर पाया, उस समय इन्हें इतना अक्ल नहीं थी, तो इन्होंने अपने पिता को मारकर अपनी माता से, क्योंकि ये राजा थे तो माता भी कुछ नहीं कर सकी, ठीक है, वो ही मजबूर थी, तो इन्हें उनकी पत्नी बनना पड़ा, ठीक है। तो ये थी आपकी ऑडिपस, जो है कि ये इन्होंने कहा है कि ये ग्रंथि होती है जो कि लड़कों में पाई जाती है। ओके, तो ये एक राजा थे। ओके, ये ऐसा ही हुआ एक इलेक्ट्रा में ये था कि इलेक्ट्रा जो लड़की थी, इसने अपने भाई के साथ कुछ प्लानिंग करके अपनी माता को मार दिया था, ठीक है, और पिता से बाद में शादी कर ली थी, ठीक है। तो इसमें लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है और अपनी माँ के मुकाबले। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो ये लड़की में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, आगे हम बात करते हैं सुप्तावस्था में। भाई इतना तो मैं कह ही सकती हूँ, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये चीज़ें कलेक्ट करना थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर आना बहुत छानबीन करना पड़ता है, तब जाकर चीज़ें मिलती हैं। ओके, लेकिन आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। आगे हम बात करते हैं जो 4th स्टेज इन्होंने दी, मतलब 5 तरीके की अवस्थाएँ इन्होंने बताई थी। तो सुप्तावस्था की हम बात करते हैं, तो इन्होंने जो बताई थी लेटेंसी पीरियड को 5 से 12 वर्ष बताया था इसको, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो कितना था? ये था आपका 3 से 5 वर्ष, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा अपवाद है, अभी हमने बताया था, क्योंकि किशोरावस्था में मानी जाती है ये। अब आप खुद ही सोचो, इतना बड़ा बच्चा कि अपने माँ पिता को ऐसे नॉर्मली मार देगा, ठीक है। ओके, खुद समझो, अगर इस एज में 3 से 5 वर्ष में ये ग्रंथियाँ पाई जा रही हैं, तो सोचने वाली बात है कि 3 से 5 वर्ष के बच्चे में इतना प्रेम जाग जाएगा कि वो अपनी माता पिता का मर्डर करके शादी कर लेगा? नहीं ना। तो लेकिन अब जहाँ मुझसे मैंने उठाया है वहाँ पर यही था, तो मैं आपको ले आई। लेकिन जहाँ तक ये किशोरावस्था की अवस्था आएगी, ओके, तो ये थोड़ा अपवाद है, आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लेटेंसी पीरियड 5 से 12 वर्ष मानी गई है, इसमें काम क्रियाएँ बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो हाँ, 5 से 12 वर्ष में ये चीज़ तो होती है कि बच्चों की जो ये वाली जो डिज़ायर होती हैं, आप देखते हो जो बाल्यावस्था वाली एज होती है, उस समय बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिखता नहीं है, अपना चुप शैतान होता है, ठीक है। तो बच्चा अपने सेम जेंडर के साथ ही यहाँ पर रहना शुरू कर देता है, यहाँ पर साथ है, सतह नहीं होगा, साथ जो होता है रहना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सुप्तावस्था लेटेंसी पीरियड किस समय का है? 5 से 12 वर्ष। इसमें क्या होता है? सेम जेंडर के साथ, मतलब लड़का लड़के के साथ रहता है, लड़की लड़की के साथ रहता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं जो लास्ट स्टेज है इनकी, जननांगीय अवस्था, जेनाइटल स्टेज बोलते हैं, जो कि 12 से 18 वर्ष की होती है। और इसमें विषमलैंगिक प्रेम और समलैंगिक प्रेम, अच्छा दोनों, दूसरा नहीं लिखा है, समलैंगिक प्रेम, 2 प्रेम पाए जाते हैं, ठीक है, विषमलैंगिक प्रेम और समलैंगिक प्रेम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषमलैंगिक होते हैं जननांगीय अवस्था में, जो कि अपने जो लड़के होते हैं लड़की के प्रति आकर्षित होते हैं, और लड़की लड़के के प्रति, ठीक है। और समलैंगिक जो होता है कि अपने ही प्रति खुद का मोह करना, मतलब समान लोग, ठीक है, समान लोग, जैसे लड़की लड़की के प्रति और लड़का लड़के के प्रति। तो जननांगीय अवस्था में, ये जेनाइटल पीरियड में 2 अवस्थाएं ये पाई जाती हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं नैरिसिज्म क्या होता है, स्वमोह क्या होता है। इसमें व्यक्ति खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। एक बार की बात है, ये नैरिसिज्म एक आई थिंक लड़का था या फिर लड़की थी, ठीक है, जो भी थी इतना नहीं याद है मुझे, लेकिन ये मैंने थ्योरी बीएड में पढ़ी थी, तो अभी तो डिटेल में नहीं पढ़ा मैंने ज़्यादा, बस आपको चीज़ें समझाने आई, क्योंकि बीएड की थ्योरी मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, जब मैंने बीएड किया था तो उसमें नर्सिंग्स के विषय में मैंने तभी पढ़ा था, और तो सब अभी पढ़ा है मैंने, लेकिन तभी पढ़ा था। तो इसमें क्या था, ये पानी पी रहा था कहीं से, काफ़ी थका हुआ था, और लेकिन पानी पी रहा था, आई थिंक तालाब नदी वगैरह में। इसे अपनी ही छवि दिख गई, पानी में अपनी छवि दिख गई, और वो छवि इसे इतनी सुंदर लगी कि ये पानी पीना भूल गया और अपनी छवि को देखता रहा। उसमें देखते देखते ये वहीं पर बेशुद्ध हो गया, गिर गया, और इसे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, ठीक है। अपने आप से ही मतलब प्रेम हो गया उसे कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, ठीक है, अपने आप को वो पसंद कर रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पर जो करीना कपूर है, ये कहती हूँ मैं
मैं खुद की फेवरेट हूँ, मतलब मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। तो ये क्या नर्सिज्म है कि इंसान खुद को ज़्यादा खूबसूरत समझता है, या फिर आप कह सकते हो खुद से प्यार करना। ठीक है, खूबसूरत समझने से ज़्यादा बेहतर है कि अपने आप को प्यार करना। इसको हम नर्सिज्म कहते हैं। ठीक है, ओके, स्वामोह कहते हैं। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ ये जो है मतलब ये कॉन्सेप्ट कुछ पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे समायोजन, एडजस्टमेंट। क्या होता है समायोजन? एडजस्टमेंट परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। जैसे अभी आपको यहाँ पर कितनी भीड़ दिख रही, कोई भी एग्जाम होता है, बड़े बड़े पुलिस के एग्जाम हैं, जो बड़ी बड़ी भर्तियाँ होती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपके टीजीटी पीजीटी में भी आई थिंक ऐसा ही हाल होगा, क्योंकि 14 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। जब आपका सेंटर इधर उधर जाएगा तो बच्चे हर शहर के इधर उधर भागेंगे, और बसों में यही कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस समय हम क्या करते हैं, एग्जाम होता है तो हम सबसे कहते हैं भैया थोड़ा सरक जाओ, भैया थोड़ा सरक जाओ, और जैसे भी होता है पहुंच जाते हैं अपने मंजिल पे। ठीक है, दब कुछ के। तो क्या है, यहाँ पर समायोजन होता है, एडजस्ट करते हैं, ज़बरदस्ती बस में बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो इस समायोजन हमारी इंडिया की पहचान है। ठीक है, ना जाने कितनी लड़कियों को उम्मीद है अभी हमारा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, तब भी मजबूरी में इस बार शादी करनी पड़ गई होगी, क्योंकि माँ बाप ने कह दिया होगा कब तक हम वेट करें तुम्हारे पेपर का। ठीक है, तो ये क्या एडजस्टमेंट, समायोजित कर लिया कंडीशन के अनुसार। हमारे इंडिया में ये काम बखूबी करते हैं, हमने बहुत बार किया अपने आप को एडजस्ट। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कुसुमायोजन, ठीक है, कुसुमायोजन मेल एडजस्टमेंट क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसुमायोजन को दर्शाता है। ठीक है, यहीं पर मान लो ये बस में चढ़ रहे हैं, एडजस्ट कर लिया, लेकिन कोई भड़क गया, दूसरा बोला कि क्या सिर पे बैठोगे। ठीक है, तो मतलब वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, तो क्या है, वो क्या है, यहाँ पर कुसुमायोजित की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये आप समझ सकते हो। ओके, बस इतना पता होना चाहिए। अच्छा, कुसुमायोजन के तत्व क्या होते हैं? तो कुसुमायोजन के कुछ तत्व होते हैं, जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा है तनाव, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। इस समय जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं वो यही है कुसुमायोजन में। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो हमें वैसा ही वातावरण चाहिए कि भाई पढ़ाई होती रहे, हमारी रुके नहीं। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही, चाहे हम हाउस वाइफ हैं, चाहे हमारी बच्चे, मतलब हाउस वाइफ हैं तो बच्चे छोटे हैं, परिवार है, ये सारी चीज़ें हाउस वाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो इस समय क्या हो रहा है, हम लोग क्या है, स्ट्रेस में है। ठीक है, क्योंकि वातावरण कैसा चाहिए, पढ़ाई वाला चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो हम लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं। ओके, दबाव क्या होता है? दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। जैसे कि अभी सच बताऊं, मुझे क्या लगता है, हालांकि मुझे तो प्रॉपर ये भी नहीं पता है कि मैं ज्वाइन कर पाऊंगी नहीं, क्योंकि आपको सबको कंडीशन मेरी पता है, मैं घर में अकेली हूँ, और हस्बैंड तो अपना काम यहाँ से छोड़कर हमारे साथ जाएंगे नहीं। ठीक है, और अकेली लेडीज़ हूँ, तो मेरे घर में तो यही है कि तुम प्राइवेट जो भी कर रही हो ये घर से ये करती रहो और कहीं जाओ मत। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरा बाहर नंबर आया तो मैं तो वैसे ही नहीं जाऊँगी ज्वाइन करने। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन क्या लगता है मुझे, तब भी मेरा नंबर एक बार एथलीट आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मुंह दिखाना है मुझे, नहीं तो आप लोग कहोगे टीचर हो के आप सिलेक्शन नहीं ले पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन दबाव भी है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपके ही पड़ोस में किसी की जॉब लग जाए, सेम आपकी मतलब पोजीशन पे है, सब्जेक्ट भी आप ही का है, या फिर जो भी है, या कंपटीशन का लेवल सेम है, वो भी टीजीटी पीजीटी दे रहा है, आप भी दे रहे हो। ठीक है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाए, आपका ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आत्मसम्मान वाली बात होता है। घर वाले भी कहते हैं कि भाई उसका हो गया, तुम्हारा ही नहीं हुआ। ठीक है, और फिर पड़ोस में भी लगता है निकलते हुए कि इंसान क्या सोचेगा। तो ये क्या आत्मसम्मान वाली बात आ जाती है यहाँ पर। ओके, इसे हम दबाव कहते हैं, जो आत्मसम्मान के लिए होता है, या फिर किसी प्रतियोगिता में को क्लियर करने से जो हमारा कह सकते हैं नैतिक हनन एक तरीके से। भाई ये नैतिक हनन ही तो है, कहीं ना कहीं लोग हमें गलत दृष्टि से देखेंगे कि पता नहीं क्या पढ़ाई करते हो, ये वाली चीज़ हो सकती है ना। तो कहीं ना कहीं ये दबाव हमें रहता है इस चीज़ का। ओके, आई थिंक आप समझ तो गए होगे। कुंठा क्या है, फ्रस्ट्रेशन, किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है। ठीक है, बहुत सी लड़कियां हैं जैसे अभी एग्ज़ाम क्लियर कर, उनका मन था कि हमें पेपर देना है। ठीक है, पेपर देना है। ओके, लड़की भी हो सकती है, खासतौर से यहाँ पर मैं लड़की का उदाहरण दूंगी क्योंकि कंडीशन ऐसी है। ओके, तो उसको क्या है, मान लो एग्ज़ाम रोज डिले हो रहा है, तो घर वालों के कहने से उसने शादी करने को तैयार हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि शादी ससुराल ऐसी ढूंढना पापा कि जहाँ पर मेरी पढ़ाई पर कोई रोक ना लगे। ठीक है, ससुराल मिला, उस समय तो सबने कह दिया हाँ ठीक है, पढ़ना हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है,
हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हमें क्या मतलब है, बस घर के काम हो जाने चाहिए, उसके बाद पढ़ाई करें। लेकिन जब ससुराल में पहुंच गई, उसके बाद उन लोगों ने अपना मूड बदल दिया कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती हैं, है ना। तो अब उस समय अब क्या, आप अपना परिवार तो तोड़ नहीं दोगे जॉब के लिए, है ना, अगर सब कुछ सही है तो। बस एक ही चीज़ की कमी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की लगे फ्रस्ट्रेशन या कुंठा जरूर होगी। क्यों? क्योंकि वो इच्छा जो थी आपकी खुद अपने पैरों पर खड़े होने की, वो इच्छा में कहीं ना कहीं आपके बाधा हो गई और वो उम्मीद ही खत्म हो गई। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आप कुंठा में चले जाओगे। ठीक है, कुंठित हो जाओगे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को अब मन ही मन सोचते रहोगे। जब भी कोई बात होगी तो पति से झगड़े में भी वो चीज़ बीच में आएगी कि मैं ये चाहती थी, तुम्हारे घर वालों ने ऐसा नहीं करने दिया। ठीक है, या नहीं भी कह पाओगे तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। तो ये होता है फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या थी, जो इच्छा में बाधा आने से, वो जब उसकी उम्मीद खत्म हो जाए तब हम उसे कुंठा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आर्मी में जाना है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके पैर ही खराब हो जाए या कोई भी ऐसा अंग डैमेज हो जाए जो वो अब नहीं जा सकता, आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन कुंठे में जा सकता है, क्योंकि उसका सपना जो था वो मेनली आर्मी ज्वाइन करना था। बकाया कर तो वो कुछ भी सकता है, ठीक है, खाली आर्मी ही तो नहीं ज्वाइन कर सकता है, उसके अलावा वो अधिकारी भी बन सकता है, लेकिन वही है कि एक सपना जो था वो तो नहीं हुआ। तो द्वंद्व क्या है, कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। ये क्या है, तो जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है। ठीक है, एक ही समय में दो शक्तियां यहाँ पर जो है वर्क करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि घर वालों के लिए आप मान सकते हैं, आपकी शादी करनी है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण हमने दिए हैं शादी के। तो जैसे शादी आपके घर वालों को करनी है, लेकिन आपका क्या मन है यहाँ पर कि नहीं, मैं जैसे आप अपने पेरेंट्स से कहो कि नहीं, मुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। दूसरे तरफ क्या है कि लड़का आईएएस मिल गया, ठीक है, आईएएस लड़का मिल गया और पेरेंट्स कह रहे हैं कि ऐसे लड़के आज तक आगे मिला नहीं मिला, उम्मीद नहीं है, घर बैठे इतना बढ़िया आईएएस या डॉक्टर कोई लड़का मिल जाए। ठीक है, जैसे कुछ लोगों का होता है कि किस्मत से मिल जाते हैं, जैसे उनकी कंडीशन इतनी नहीं होती है, लेकिन भाई आपको शक्ल अच्छी लग गई या उन्हें आपके कोई गुण अच्छे दिख गए, या आपके परिवार की कोई ऐसी तारीफ उन्हें पता चली कि बहुत अच्छी लड़कियां हैं इनकी घर की। ठीक है, तो बहुत से ऐसे रिश्ते पहुंच जाते हैं कि जो कि हम लोग इतने रईस नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें बस एक अच्छी लड़की चाहिए होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि मान लो आईएएस रिश्ता आ गया, तो पापा ने क्या कहा कि बेटा हमारी हैसियत नहीं है आगे ऐसा रिश्ता आ पाए। तो अब इस समय आपके अंदर द्वंद्व पैदा हो जाएगा कि बात तो सही है, नौकरी का तो पता नहीं, सरकारी जॉब मुश्किल से तो मिलती है, आजकल सीटें होती हैं जरा सी और भर्ती अप्लाई बहुत लोग करते हैं। तो भाई मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन ये भी तो एक चीज़ होती है ना कि जब सीटें ही इतनी कम हैं और अप्लाई इतने करने वाले हैं, तो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ तो रह ही जाएंगे, बहुत बहुत अच्छे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये टेंशन तो होगी ना, एक द्वंद्व तो पैदा होगा कि पता चले ये लड़का भी हाथ से चला जाए और हमारी नौकरी भी ना लगे। तो ये क्या, ये द्वंद्व वाली कंडीशन हो जाती है। ओके, अब हाँ, कुछ होती हैं सुरक्षा युक्तियाँ जो डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत आती हैं, इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। देखो, ये चीज़ें हम सब मानव जीवन में करते हैं और यही मानव मस्तिष्क को यहाँ पर फ्रॉइड ने समझाने की कोशिश की थी। सुरक्षा युक्तियाँ या डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ये ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। मतलब ठीक है, यहाँ पर क्या करता है भाई, जो ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रयोग करता है। ठीक है, मान लो आपके साथ कोई समस्या है, तो उसको बचने के लिए आप कोई ना कुछ तो उपाय ढूंढोगे ना, कि भाई जो भी आपके पास साधन है उन्हीं में से तो चुनते हो ना, अपने आपको सेफ करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ऐसे ही कोई समस्या आ गई तब हम लोग करते हैं ना चीज़ें, तो अपने आप को बचाने की भी कई बार नौबत आती है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, कई बार बचाना पड़ता है अपने आप को, बचपन में भी ऐसा करते हैं, बड़े पे भी हो जाती है। ओके, तो समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती हैं। तो समायोजन के लिए हम अगर रक्षा युक्तियाँ तो हम प्रयोग करते हैं, पर जब हम एडजस्टमेंट की बात आती है तब कितनी प्रयोग करते हैं, दो। एक तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं और दूसरी अप्रत्यक्ष विधि। जो डायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष विधि, तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है। तो जो प्रत्यक्ष विधि है, इसे चेतन रूप में अपनाता है व्यक्ति। ठीक है, अभी हमने आपको चेतन अचेतन पर बताया था, मतलब चेतन जो अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में कोई घटना हुई आपके साथ, तो आप उस समय अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि वर्तमान में अभी आप किसी तनाव में चल रहे हो, तो उसको कम करने के लिए आपने, जैसे कि अभी बच्चे ने क्या करा, जैसे मान लो अभी मेरी दो बेटियां हैं,
ठीक है। बेशक अभी कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ शैतानी है मेरी बड़ी बेटी करती है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को तुरंत बचाने के लिए कि मम्मी डांटेंगी पापा डांटेंगे, वो क्या कहती है ये काम पीहू ने किया। लेकिन अब पीहू भी 3 साल से ऊपर की हो चुकी हैं, तो वो भी अब बोलने लगी हैं, तो वो तुरंत बोल देती नहीं मम्मी मैंने तो नहीं करा है, दीदी ने ही करा है ये काम, ठीक है, वो भी बोल देती है। तो ये क्या है, वो प्रेजेंट में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हंसी छूट जाती है ऐसी कंडीशन पर, ठीक है, मुझे आ जाती, क्योंकि मैं समझ तो जाती है कांड भूमि नहीं किया है, लेकिन अब भाई क्या ही किया जा सकता है। प्रेम भी बहुत है दोनों में, एक दूसरे की डांट नहीं देख सकती दोनों, उसे डांटो तो वो रोती है, उसे डांटो तो वो रोती है, जबकि बड़ी वाली 12-13 साल की है, उसे भी वो भी रोने लगती है अगर पीहू को जरा सा डांट दो अच्छे से, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन अपने आप को वर्तमान में बचाने के लिए क्या कर रही है, चेतन रूप का प्रयोग कर रही है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष विधि क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इसमें तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय भी हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है। अभी हमने आपको चेतन भी पढ़ाया था, अचेतन मतलब जो चीज़ें कुछ समय पहले मतलब हो चुकी हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमें मतलब याद नहीं रहती हैं, तो उस मन में जो अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं उनमें हम क्या करते हैं कि उस घटना को उसमें डाल देते हैं, अचेतन रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो चीज़ें हमारी हम भूल चुके हैं, ठीक है, उसमें ऐड कर देते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर रक्षात्मक युक्ति का किस तरीके से प्रयोग कर रहा है अभी मैं और अच्छे से बता दे रही हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय भी हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है, ठीक है। मान लो अपना तनाव कम करना है ना हमें, ठीक है, अपना तनाव कम करना है, ओके, तो हमसे कोई गलती हो गई, अब हमें वो तनाव कम करना है, भाई हम उसी चीज़ में चलते रहेंगे, उसी चीज़ में चलते रहेंगे तो हम और काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपना जो तनाव कम करने के लिए जो भी हमसे गलती हुई है तो उस चीज़ को हमने अचेतन रूप में डालने की कोशिश की, मतलब याद है थोड़ी थोड़ी, मतलब दिमाग पर जोर डालेंगे तो याद आ जाएगी, लेकिन वैसे हम उस विषय में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो अचेतन मन में यही चीज़ तो हो रही थी कि याद करने पर याद आ जाएगी चीज़, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बीच बातों में हम कॉन्सेप्ट से भटक गए थे, आपको सच बताएं तो। तर्क संगति क्या होती है, यहाँ पर जो तर्क जिसको हम कहते हैं रिलेशनलाइजेशन, ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठ कारण और प्रतिक्रिया देता है, जैसे पेपर पास ना होने पर अध्यापक को दोष देना, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर तर्क संगति, मुझे लग रहा है बीपीएससी में यही प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि मैंने जब हो गया 2-3 महीने पहले आपको पेपर कराया था बीपीएससी का, तो इस तरीके का एक प्रश्न था कुछ, ठीक है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति क्या करता है अपनी बात को सही ठहराने के लिए, जैसे आप फेल हो गए, आपके पापा ने कहा, मैंने कहा जैसे कि पड़ोसी पास हो गया और आप रह जाओ, तो अब उसने कहीं और से कोचिंग कर रखी है और आपने कहीं से अलग से कोचिंग कर रखी है, जो भी है, तो आपने क्या कह दिया कि पापा वो हमारा जो हमने जहाँ से कोचिंग ली वो उसने सही नहीं पढ़ाया, जो भी उसने पढ़ाया वो कुछ आया ही नहीं, गलत नोट्स दे दिए, कुछ इस तरीके से आपने बात बना दी, पर ये नहीं कहा कि हमने ही अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ठीक है, या हमारी खुद की कमी थी इस वजह से रह गया, ठीक है। तो क्या करा आपने, अपने आप को छुपा लिया, बचा लिया, और दूसरे के ऊपर जो था आरोप दे दिया कि इसने अच्छे से हमें पढ़ाया ही नहीं तो हम कैसे पास करते, ओके। दमन क्या होता है, रिप्रेशन क्या होता है, इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार या भावना अचेतन मन में चली जाती है, ठीक है, ओके। अभी हमने आपको चेतन, अचेतन, अचेतन पढ़ाया था। तो दमन का मतलब क्या होता है, दमन वाली जो भी चीज़ें होती हैं, कष्टदायक यादें होती है, जैसे कि आपका शादी से पहले का जो अफेयर हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है, बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशन होता है, कि मतलब प्रेम का मतलब कभी शारीरिक रिलेशन नहीं होता है, एक मन का भी, मन की डोर भी होती है, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा लगाव होता है, लेकिन वो डोर जो होती है वो सहमति से अलग भी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरे को मन ही मन ज़्यादा चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को महसूस, उस दर्द को भी बहुत लंबे समय तक महसूस करते हैं, लेकिन क्या होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने उस विचार को अचेतन मन में डाल देते हैं, मतलब कि ठीक है, अब जो चीज़ है ही नहीं किस्मत में, जो चीज़ हमारे लिए है ही नहीं, तो उसको हम अचेतन, क्योंकि वो कष्टकारी तो बहुत है, लेकिन हमने क्या करा, उसको अपने अचेतन मन में डाल दिया, इसे हमने क्या करा, दमन कर दिया उस चीज़ का, ठीक है। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छी भी चीज़ है, ठीक है, समझने के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो क्योंकि मुझे कष्ट दे रही है, उसकी यादें हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसके जो विचार हैं वो मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, या फिर
बहुत ज़्यादा कष्टकारी वो चीज़ें हैं, तो उसको हमने उसका दमन करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, समन क्या चीज़ होती है? जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती, वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है। ठीक है, जब वही चीज़ आ गई, वहाँ पर तो हमने स्वेच्छा से सब कुछ अच्छा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप चीट कर रहे हो, मतलब दो तरीके के रिश्ते होते हैं। कोई है आपकी शारीरिक आप देखने में बहुत खूबसूरत हो, बस इसलिए प्रेम कर रहा है, और आपको ये चीज़ पता चल जाए, ठीक है ना, कि वो आपसे ज़्यादा आपकी मतलब जिस्म को मतलब चाहता है, इस तरीके के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, होता है ना, बहुत से रिश्ते ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, जब आपको ये चीज़ पता चल जाए तो क्या आप उससे प्रेम करोगे? नहीं करोगे, और घृणा आएगी उससे कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो कि मेरे मन से ज़्यादा मेरे शरीर को पसंद करता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह फोर्सफुली, तो ऐसे इंसान को क्या आप गुस्से में भुलाने की कोशिश करोगे कि छी, ऐसे आदमी को कौन याद रखेगा? ठीक है, या फिर ऐसी लड़की को कौन याद रखेगा? होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ सभी, आजकल कोई कम नहीं। ओके, तो क्षतिपूर्ति की अगर हम बात करें, क्षतिपूर्ति में क्या होता है? कंपेंसेशन में इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हील वाली सैंडल पहन लेना। जैसे कि मुझे पता था कि मैं जीवन में पता नहीं आगे टीचर बनने का सपना था, पर परिस्थितियां विपरीत हो गई एकदम से। जैसे ही मदर इन लॉ की डेथ हुई, सब कुछ चेंज हो गया। हालांकि समस्याएं हर समय थी, लेकिन ये था कि चलो बाहर जॉब करने में उस समय दिक्कत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सारा काम करके चले जाते थे, घर में बच्चे रहते थे और मम्मी रहती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी बेटी स्कूल से आएगी, कौन पिकअप करेगा, ये कुछ भी नहीं। तो उस समय क्या था, ये चीज़ें कम थी, समस्याएं कम थी, तो हमारे हम सिर्फ उस समय प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे, आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो लेकिन हमने ऐसा तो नहीं हम बैठ गए, हमने ऑनलाइन माध्यम को चुन लिया। ठीक है, तो इसमें क्या किया, एक क्षेत्र की कमी को, मतलब बनना तो टीचर ही था, तो हम ऑनलाइन टीचर बन गए। ठीक है, असफलताओं को दूसरे क्षेत्र में हमने पूरा कर लिया। ओके, जैसे हमारी हाइट कम है तो हमने ऊंची हील की सैंडल पहन ली। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्षतिपूर्ति कहलाती हैं। ओके, आत्मीकरण, तादात्मीकरण क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। जैसे सलमान खान को देखकर कुछ लोग उनकी तरह बॉडी बनाना, ठीक है, या फिर उनकी तरह जो तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल आप सभी को याद होगा, करते थे लोग। ओके, बीच की बाग निकाल कर। तो ये सब चीज़ें क्या, इसको हम क्या कहते हैं? आत्मीकरण या तादात्मीकरण। ठीक है, दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होना खास तौर से। ओके, आगे हम बात करते हैं प्रतिस्थापन क्या होता है। जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना व्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस से डांट पड़ने पर घर जाकर पत्नी पर गुस्सा या बच्चों पर गुस्सा दिखाना। ठीक है, जैसे मान लो ऑफिस में कोई समस्या हो गई। ओके, ऑफिस में कोई समस्या हो गई, आपसे काम कोई गलत हो गया, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो आपके बॉस ने क्या किया, आपको खूब अच्छे से सबके सामने आपको की इंसल्ट कर दी या कुछ खरी खोटी सुना दी। अब आप बॉस से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो आप क्या है, उस फ्रस्ट्रेशन में गए, आपने क्या करा, घर पर जाकर अपने बच्चों को डांटा, जरा सी कोई बात हो गई, बीवी से लड़ लिए, ठीक है, मम्मी पापा से लड़ लिया, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट हो गया। प्रतिगमन क्या होता है, रिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जब हमें गुस्सा आता है, तनाव होता है, तो बच्चे भी तो सेम ही हरकत करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, चिल्लाएंगे, खिलौने तोड़ देंगे। ठीक है, तो यही बड़े लोग अगर करें तो इसे हम प्रतिगमन कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। ओके, मान लो कोई हम हैं, जैसे हमारी जो एज है, इस समय अगर मैं कोई चीज़ तोड़ दूँ, कुछ भी उठाकर, या गुस्से में अपनी, जैसे कि पढ़ने को नहीं मिल रहा है, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, इस समय एग्जाम है, तो मैं अपनी किताबें फाड़ दूँ, तो क्या ये चीज़ें तो मैं बचपन में, हालांकि बचपन में बेशक ये जरूरी थोड़ा ना कि पढ़ने के लिए बच्चा किताबें फाड़ेगा, लेकिन जैसे गुस्से में सामने किताब दिख गई, पीहू हमारी अक्सर किताब फाड़ देती है। ठीक है, तो मैं भी यही चीज़ करने लगूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने पास्ट में चली जाऊँगी। ठीक है, पास्ट वाली हरकतें करना। तो आगे हम बात करते हैं उदात्तीकरण क्या होता है, सब्लिमेटेशन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन, सॉरी। इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है। जैसे बचपन में गुस्सेल बच्चे को जो का बड़ा होकर बॉक्सर बनना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि उदात्तीकरण क्या होता है, अगर आपके अंदर कोई अनैतिक व्यवहार भी है तो उसको भी एक ऐसा डायरेक्शन दे दो जिससे कि वो चीज़ भी आपकी निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। जैसे कि बात करते हैं इसमें अनैतिक व्यवहार, जैसे कि क्या था, बच्चा था, गुस्सेल था। ओके, तो बड़े होकर उसे क्या किया आपने, उसको मतलब या तो टाइक्वांडो सिखा दिया, ठीक है ना, या जूडो कराटे सिखा दिया कि यहाँ पर आपका जो अनैतिक व्यवहार है, आप हर जगह सब पे गुस्सा करते हो, सबसे लड़ते झगड़ते हो, यहाँ पर गुस्सा उतारो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसकी एक लाइन भी बन जाएगी और उसका जो एक ये तरीका है जो
जो उसकी पूरे दिन लड़ने की आदत है वो भी एक जगह सेट हो जाएगी, ठीक है, जिससे आगे उसे जीवन में समस्या नहीं होगी, उसका जो भी मन का गुस्सा है या जो भी लड़ने की आदत है वो बाहर निकाल कर चलाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उसके अनैतिक व्यवहार को भी नैतिक दिशा दे देना उदात्तीकरण में, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे जाते जाते, चैनल को शेयर भी कर देंगे, आई होप, मैं ये इतनी उम्मीद करती हूँ, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आप नए आए हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।